सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के दूसरे अध्याय व्यवसायिक संगठन के स्वरूप को हम पढ़ रहे थे। उस व्यवसायिक संगठन स्वरूप के अंदर हम जो 4 प्रकार से स्वरूप चलते हैं, एकल स्वामित्व, साझेदारी, हिंदू अविभाजित परिवार या फिर हिंदू संयुक्त परिवार भी हम कह सकते हैं, कंपनी और सहकारी कार्य के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम जब एकल स्वामित्व के हमारा जो लेक्चर लगातार आ रहे थे, हमने एकल स्वामित्व की परिभाषा को जाना था और जब हमने अध्याय दूसरा प्रारंभ किया था तो उस अध्याय के अंदर हमने तमाम इन बातों को भी समझा था। एकल स्वामित्व क्या होता है, साझेदारी क्या होती है, हिंदू अविभाजित परिवार क्या होता है। एकल स्वामित्व के लगातार जो वीडियो आ रहे थे उसको मैंने खंडों में विभाजित करके आपके सामने पेश की। गत वीडियो के अंदर हमने एकल स्वामित्व के गुणों को पढ़ा था। एकल स्वामित्व के 3 लेक्चर आपके सामने आए। एकल स्वामित्व के लक्षणों को हमने समझा, एकल स्वामित्व के गुणों को समझा। आज जो एकल स्वामित्व की बुराइयां मैंने आपको पहले अवगत करवा दिया था और जहां तक मैं समझता हूं कि आप समझ भी गए होंगे कि हर एक चीज को पढ़ने के बाद उसकी अंतिम रूप में उसकी सीमाएं यानी कि बुराइयां को हम पढ़ेंगे। अलग अलग खंडों में विभाजित करके वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है ताकि आपके दिमाग में कोई भी चीज सेट हो जाए और आप अपने नोट्स बना सके और आप पे ज्यादा भार नहीं पड़े। एकल स्वामित्व की सीमाएं यानी कि एकल स्वामित्व की बुराइयां। सीमाएं से तात्पर्य यहाँ बुराइयां हैं, हम उसकी बुराइयां करेंगे। कोई भी चीज जब अच्छाई होती है तो उसकी बुराइयां निश्चित होती है। अब जब एकल स्वामित्व जब एक एकल स्वामित्व का एकल व्यापारी जो व्यापार करता है तो उसके सामने किस किस परिस्थितियों में क्या क्या उसके सामने कठिनाइयां प्रस्तुत होती है, कौन कौन सी वो परिस्थितियों से गुजर कर आगे बढ़ता है, वो कौन सी परिस्थितियां उसे झकझोर करती है, वो परिस्थितियां हम जानेंगे, वो बुराइयां हम जानेंगे। तो पहला बिंदु है सीमित संसाधन। व्यवसाय अपने आप में, एकल व्यवसाय भी अपने आप में छोटा व्यवसाय है तो उसके संसाधन भी सीमित होंगे। उन सीमित संसाधनों के कारण वो अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर सकता है, उनको तमाम प्रकार की बैंकें लोन भी नहीं देती है, तो ऐसी हानियां भी हो सकती है। उन संसाधनों के कारण वो अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर सकता है क्योंकि संसाधन कैसे रहते हैं, सीमित रहते हैं। संसाधनों से तात्पर्य रिसोर्स होते हैं जो व्यवसाय के कार्य करने के लिए, व्यवसाय को आगे चलाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के उपकरण है, उन संसाधनों में कर्मचारी भी है, तमाम प्रकार की ऐसी चीजें उपलब्ध होती है। वो संसाधन जब कम होते हैं तो व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाता है। बैंक्स और वित्तीय ऐसे साहूकार जो भी लोन देने से भी हिचकिचाते हैं, तो सीमित संसाधन के कारण ये व्यवसाय आगे लंबे विस्तार तक नहीं चल पाता है। तो हम कह सकते हैं कि एकल स्वामित्व व्यापार के अंदर सीमित संसाधन रहते हैं और सीमित संसाधन के अंदर क्या क्या बुराई होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। संसाधन व्यक्तिगत बचत और दूसरों से ऋण लेने तक ही सीमित होते हैं। ये संसाधन एक एकल स्वामित्व व्यापारी जो व्यापार करता है वो अपनी व्यक्तिगत बचत के लिए ही संसाधन की उपलब्धता प्रदान करता है और दूसरों से जो लोन लेता है वो अपने व्यक्तिगत बचत के लिए ही लेता है और अपने व्यवसाय को चलाता है। बैंक और दूसरी संस्था इससे ऋण देने में संकोच करेंगे। विद्यार्थियों, एक व्यवसायी जब एकल व्यवसाय को चलाता है तो वो अपने व्यवसाय को अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए ही चलाता है और जो वो लोन लेता है दूसरों से अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए लेता है ताकि वो व्यवसाय कर अपने जीवन का संचालन कर सके। इस तमाम बातों के कारण दूसरी जो बैंकें होती है और दूसरी जो संस्थाएं होती है वो लोन देने में संकोच करती है कि इसका व्यवसाय छोटा है, ये व्यक्तिगत खर्चों के लिए कर रहा है, कहीं ये दिवालिया हो जाए तो ये पैसे भरने में इतना सक्षम नहीं होगा, इसलिए बैंक और दूसरी संस्थाएं लोन देने में संकोच करेगी। क्योंकि व्यापार का आकार कैसा होता है, छोटा रहता है। व्यापार का आकार छोटा रहता है। यहाँ प्लस का चिन्ह है कि इनको मैं आपके सामने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि व्यापार का आकार बिल्कुल छोटा रहता है और विस्तार की संभावना बहुत ही कम रहती है, तो बैंक्स और वित्तीय संस्थान जानती है कि इसके आकार छोटा है और ये विस्तार अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर सकता, ये व्यवसाय विस्तार नहीं अगर होगा तो कैसा इतना धन कमाएंगे और धन कमा के किस प्रकार से लोन की पूर्ति करेंगी, इसलिए विस्तार की संभावना भी कम होती है। इसका कारण यह है, विस्तार की संभावना कम होने का कारण यह है क्योंकि संसाधनों की वहां कमी रहती है, इसलिए संसाधन कैसे होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। पुनः एक बार गौर करें, संसाधन व्यक्तिगत बचत प्लस दूसरों से ऋण लेने तक ही सीमित होते हैं, इसलिए इसे सीमित संसाधन कहा गया है। बैंक और दूसरी संस्थाएं लोन देने में संकोच करती है क्योंकि व्यापार छोटा होता है, व्यापार का आकार भी छोटा होता है और ये विस्तार नहीं कर सकते हैं। विस्तार नहीं करने के कारण ऐसी संभावना बनती है और नहीं करने के कारण संसाधनों की कमी होती है। गौर करें। अगला बिंदु है व्यवसाय इकाई का सीमित जीवन काल। जो भी एकल स्वामित्व चलता है उस इकाई का जीवन काल बिल्कुल सीमित होता है, यानी कि वो कभी भी बंद हो सकती है। ऐसी इकाइयां जैसे कि एक व्यापारी एकल स्वामित्व व्यापार को लेकर चलता है, एक व्यापारी या फिर एक दुकानदार या फिर एक नाई की दुकान जब वो व्यवसाय करते हैं या अपना धंधा करते हैं, अब वो बीमार पड़ रहा है
या फिर दिवालिया हो रहा है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है तो व्यवसाय निश्चित रूप से बंद हो जाएगा, उसे और चलाने वाला कोई नहीं हो सकता। इसलिए इसका जीवन काल बिल्कुल कम रहता है, किसी भी समय किसी परिस्थिति के अंदर ये बंद हो सकता है, इसलिए जीवन काल इसका सीमित रहता है, बंद हो सकता है। गौर करें विद्यार्थियों, व्यवसाय इकाई का सीमित जीवन काल से हमारा क्या तात्पर्य रहेगा? कानून के दृष्टिकोण से स्वामी और स्वामित्व एक है। कानून का जो दृष्टिकोण होता है, रूल्स और रेगुलेशन के अंदर उसका स्वामी जो चलाने वाला, स्वामित्व जो उसका पूरा हक है वो सिर्फ एक ही है। अर्थात स्वामी का दिवालिया होना, गौर करें, बिंदुओं को नोट करें, स्वामी का दिवालिया होना, उसका बीमार होना, उसका मृत्यु होना, इन तमाम परिस्थितियों में व्यवसाय प्रभावित होगा। उसका स्वामी वो खुद है, उसका स्वामित्व मालिकाना हक उस खुद पर है। जब क्योंकि कानून की दृष्टि से देखा गया है, उसमें इतनी औपचारिकता नहीं है कि कानून की दृष्टि को बाधित करके तमाम प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। स्वामी का दिवालिया अगर हो जाना, ऐसी परिस्थितियों के अंदर बीमार हो जाना और मृत्यु हो जाना, इन तमाम परिस्थितियों में व्यवसाय पर सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा और व्यवसाय का जीवन काल कम हो जाएगा और यहाँ तक कि व्यवसाय बंद होने के कगार की स्थिति पे भी आ जाएगा। यही व्यवसाय इकाई के सीमित जीवन काल से हमारा तात्पर्य है। तीसरा बिंदु, असीमित दायित्व। इसके अंदर जो एकल स्वामी होता है, जो व्यवसाय को चलाता है, उसके जो दायित्व होते हैं वो असीमित रहते हैं। वो तमाम प्रकार के जो कार्य करता है, वो अकेला कार्य करता है, उसे तमाम प्रकार के ऐसे क्रय करना पड़ता है, विक्रय करना पड़ता है, विज्ञापन भी करना पड़ता है, तमाम प्रकार के ग्राहकों को जोड़ना भी पड़ता है, ग्राहकों को माल भी उपलब्ध करवाना पड़ता है। ऐसे उसके दायित्व असीमित रहते हैं, क्योंकि वो एक ही करने वाला है तो उसके दायित्व असीमित रहते हैं। असीमित दायित्व होने के कारण क्या क्या उसे हानियां होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। असीमित दायित्व के कारण हानि बड़ी भी हो सकती है। अब उसके दायित्व असीमित रहते हैं, अगर वो खरीदेगा, बेचेगा, ग्राहकों की संतुष्टि को प्रदान करेगा, माल की उपलब्धता प्रदान करवाएगा, ऐसे कार्य में वो निपुण तो स्वयं है, और तो कोई है नहीं। और किन किन परिस्थितियों में वो जब वो ऐसा चीज नहीं कर पाएगा तो हानि होनी निश्चित है। यदि व्यापार में असफलता, तो अगर व्यापार में हानि हो जाएगी और असफलता हो जाएगी तो लेनदार अपनी लेनदारियां मांगने के लिए लाइन लगा देंगे और उन लेनदारियों को चुकाने के लिए वो व्यवसाय के अंदर जो परिसंपत्तियां नहीं है, उतनी परिसंपत्तियां व्यवसाय के अंदर नहीं है, तो उस व्यवसायी को असीमित दायित्व, क्योंकि सब दायित्वों का भुगतान उसे ही करना पड़ेगा और असीमित दायित्वों के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे अपनी स्वयं की और अपनी निजी संपत्तियों से उन भुगतानों को चुकाना पड़ेगा जो लेनदार उनसे मांगते हैं। उन लेनदारों की लेनदारियों को चुकाना पड़ेगा, बशर्ते भले ही उसके पास इतनी संपत्ति व्यवसाय की नहीं है, मगर व्यवसाय की संपत्ति से हटकर उसे अपनी घरेलू संपत्ति से भी उन लेनदारियों को चुकाना पड़ेगा अगर उसे अपना व्यवसाय निरंतर रूप से चलाना होगा तो। गौर करें विद्यार्थियों, यही असीमित दायित्व से, उसके दायित्व असीमित है, वो खुद उस व्यवसाय को चलाता है। अब उसे असीमित दायित्व की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, उस व्यवसाय को चलाना होगा, तो अपनी संपत्तियों से उन लेनदारों को पैसे चुकाने ही पड़ेंगे जो उसने वो पैसा अपने व्यवसाय के लिए लिया था, मगर उसे अपने घर की संपत्ति को बेचकर भी उसे वो लेनदार की लेनदारियां चुकानी पड़ेगी। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा बुराई और सीमाएं रहती है। गौर करें विद्यार्थियों, असीमित दायित्वों का कारण हानि बड़ी भी हो सकती है। यदि व्यापार में असफलता होती है तो लेनदार अपनी लेनदारियों को न केवल व्यवसाय की परिसंपत्तियां बल्कि स्वामी की निजी संपत्तियों से भी वसूल कर सकते हैं। एक गलत निर्णय स्वामी पर भारी वित्तीय भार बढ़ा सकता है, क्योंकि उस व्यवसाय के अंदर वो खुद स्वामी है और वो खुद ही निर्णय लेगा। अगर वो इस प्रकार का निर्णय लेता है और वो निर्णय उस व्यवसाय के लिए गलत साबित होता है तो वो उसकी वित्तीय स्थिति, वित्तीय यानी कि धन की जो स्थिति होती है उसके, जब वो व्यवसाय करता है तो धन प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है, वित्तीय यानी फाइनेंस जिसे कहते हैं, और वो एक धन उस पर भार पड़ सकता है और भार पड़ेगा तो उसे लेनदारियां अपनी ही संपत्तियों से चुकानी पड़ सकती है। ये एकल स्वामित्व की एक बुराई है, एक सीमा है। अंतिम बिंदु, सीमित प्रबंध योग्यता। एक व्यवसाय के अंदर एकल स्वामित्व के अंदर सीमित प्रबंध योग्यता के बारे में हम बात करेंगे कि सीमित प्रबंध योग्यता क्या होती है। सीमित प्रबंध योग्यता से हमारा ये तात्पर्य है कि एक एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंदर एक व्यक्ति जो कार्य करता है उसके अंदर सीमित प्रबंध की योग्यता होती है। वो तमाम प्रकार की ऐसी योग्यताओं से भी श्रेष्ठ रहता है, जैसे क्रय करना, विक्रय करना और भी ग्राहकों को जोड़ना, और इतने सारे वो कार्य करता है तो उसके अंदर जो प्रबंध की जो योग्यता रहेगी वो सीमित रहेगी, क्योंकि वो इतने सारे कार्य करने में वो खुद ही श्रेष्ठ होता है और कोई कार्य करने में श्रेष्ठ नहीं होते हैं। अब वो इतने सारे जब कार्य करता है तो उसका ध्यान
इतनी जगह भटकता है तो वो कार्य कहीं ना कहीं विचलन रूप में आ जाते हैं। अब कर्मचारियों को वो रखे या कर्मचारियों को ना छोड़े, ऐसी स्थिति में वो मैनेजमेंट सही सुचारू रूप से नहीं हो पाता है और वो सीमितता प्रदान करता है। उसकी जो योग्यता होती है, कहा जाए तो उसकी योग्यता एकल व्यापारी की तमाम प्रकार की बातों में श्रेष्ठ भूमिका रहती है। वो क्रय भी करता है, विक्रय भी करता है, ग्राहकों को भी जोड़ता है। मगर अब ऐसी स्थिति बन सकती है कि कर्मचारियों को रखे या उस संस्था के अंदर नहीं रखे, तमाम प्रकार की ऐसी बातें आ जाती है। तो वो योग्यता के अंदर निपुण होते हुए भी उसका प्रबंध व्यवस्था सही ढंग से नहीं कर पाता है और उसका व्यवसाय नीचे की ओर चला जाता है, नीचे ढलान की ओर चला जाता है। गौर करें, हम समझने का प्रयास करेंगे। सीमित जैसे कि लिमिटेड है प्रबंध योग्यता। एकल स्वामी के प्रबंध की योग्यता में कई उत्तरदायित्व रहते हैं। जब वो एकल स्वामी तो अपने व्यवसाय को प्रारंभ करता है, अपना व्यवसाय चलाता है, तो उसके स्वामित्व में कई प्रकार के उसके पास उत्तरदायित्व रहते हैं। और वो उत्तरदायित्व क्या क्या हो सकते हैं, गौर करें। जैसे कि क्रय को करना, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी वापस उसे बेचना और वित्त की व्यवस्था करना आदि ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। शायद ये कोई व्यक्ति हो जिसमें ये सब विशेषताएं हो। एक ही व्यक्ति के अंदर इन तमाम प्रकार की ऐसी विशेषता, ऐसा और कोई व्यक्ति ना हो। ऐसा एकल स्वामित्व वाला व्यक्ति होता है जिसमें तमाम प्रकार की सब विशेषता होती है, जो इन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ होता हो। संसाधन की कमी के कारण वह गुणी या महत्वाकांक्षी कर्मचारी को ना तो भर्ती कर सकता है और ना ही रोक सकता है। संसाधन की कमी होती है, संसाधनों की कमी, इसका जो पहला बिंदु था, संसाधन सीमित होते हैं। संसाधनों की सीमितता के कारण ना तो किसी कर्मचारी को अपने व्यवसाय के अंदर भर्ती कर सकता है और ना ही किसी कर्मचारी को उस व्यवसाय के अंदर बने रहने के लिए रोक सकता है। तो प्रबंध की जो उसकी योग्यता होती है वो सीमित हो जाती है। मैनेजमेंट उस प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ तो होता है, तमाम प्रकार की ऐसी बातों में वो श्रेष्ठ होता है। कहीं उसके पास ऐसे उत्तरदायित्व होते हैं, उसके पास ऐसी योग्यता होती है, क्रय को करना, विक्रय करना, बेचना, खरीदना, वित्त की व्यवस्था करना, मगर सीमित संसाधनों के कारण वो कर्मचारियों को ना भर्ती कर सकता है और ना कर्मचारियों को वो निकाल सकता है और ना कर्मचारियों को वो रोक सकता है जाने से। अब जब इन परिस्थितियों में ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो प्रबंध जो कर रहा है, वो प्रबंध के अंदर उसकी जो योग्यता है वो सीमित हो जाती है, वो इस प्रकार का मैनेजमेंट नहीं कर सकता, अपने अनुसार वो कर्मचारियों को नहीं लेके चल सकता है। इसलिए एकल स्वामित्व के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी कमी रहती है। इस प्रकार हमने विद्यार्थियों एकल स्वामित्व को जाना, एकल स्वामित्व की हमने भूमिका को समझा, उसके एकल स्वामित्व के बारे में समझा, उसके लक्ष्य को समझा, उसके लक्षणों को समझा, उसके हमने विद्यार्थियों एकल स्वामित्व के लक्षणों को समझने के बाद हमने उसके गुणों को समझा और आज उसकी बुराइयों को भी समझा। अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें मैं आपको आज थोड़ा सा उसके बारे में परिचय करवा देता हूं कि HUF, जिसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है, इसके भी वीडियो यूं ही आएंगे। पहले इसके बारे में हम लक्षणों के बारे में जानेंगे, फिर इसके गुणों के बारे में जानेंगे, फिर इसकी बुराइयों के बारे में जानेंगे। इस प्रकार साझेदारी के बारे में भी जानेंगे, इस प्रकार कंपनी के बारे में भी जानेंगे, इस सहकारी समितियों के बारे में भी जानेंगे। तो फिर ये हमारा पूरा सेकंड अध्याय पूरा हो जाएगा और इसके साथ 10-12 वीडियो बनेंगे और आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे एक एक चीज को। ये बहुत ही उपयोगी है विद्यार्थियों, एक अक्सर बारहवीं के लिए भी उपयोगी, बीकॉम के लिए भी उपयोगी है, तमाम प्रकार के फर्स्ट ग्रेड लेक्चर कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है और भी जूनियर अकाउंटेंट भर्तियों में भी ये उपयोगी है, यहाँ तक कि सीपीटी में भी उपयोगी है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड अविभाजित या फिर जो अविभाजित होता है वो संयुक्त होता है। संयुक्त परिवार के बारे में हम बात करेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है, ये कानून हिंदू लोक कानून के द्वारा इसका निर्माण होता है। और अगर हम बात करें हिंदू लोक कानून के अंदर निर्माण होता है और पूरे विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर ही ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय चलता है। इसको व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए कानूनी जो औपचारिकता तो हिंदू लोक के द्वारा होती है और इसके अंदर जो कर्ता होता है वो घर का मुखिया होता है, घर का मुखिया होता है। और कर्ता के साथ साथ इसका संगठन कैसे होता है, उसका सदस्यता क्या होती है। जो भी बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेते ही इस व्यवसाय का सदस्य बन सकता है। जन्म लेते ही सदस्य बन जाता है और वो 3 पीढ़ी तक इस व्यवसाय का सदस्य रहता है। इसके अंदर दायित्व कैसे रहते हैं, अगर हम लक्षणों की बात करें तो दायित्व कर्ता के तो असीमित रहते हैं। कर्ता के दायित्व विद्यार्थी गौर करें, कर्ता के जो दायित्व रहते हैं वो तो असीमित रहते हैं, असीमित। कर्ता के दायित्व असीमित, बाकी जो भी सदस्य हैं उनके दायित्व सीमित रहते हैं। इसमें सहसमानसी करके एक शब्द आता है, जो परिसंपत्तियां होती है, पैतृक संपत्तियां होती है
उन पर सबका हक होता है। इन शब्दों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, इसके गुण लक्षणों के बारे में, इसके गुणों के बारे में और इसकी बुराइयों के बारे में चर्चा करूंगा। HUF, उसके बाद साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत हम बात करेंगे, फिर कंपनी अधिनियम 1956 जो बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 आया। इसी प्रकार जो पैटर्न चलेगा विद्यार्थियों, इसे आप अपनी कॉपी में लिखें, इसे याद करें और वीडियो के साथ साथ चलते रहें ताकि आप पर ज्यादा भार नहीं पड़े। हर एक शब्द को समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।